सोहनपुर नामक एक गांव के छोटे से घर में मोहन अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। मोहन और रानी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। उनका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन वो एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। मोहन नदी में मछली पकड़ने जाता था और रानी घर में रहकर घर के काम करती थी। इतनी देर हो गई है, अभी तक वे घर नहीं आए हैं। अगर वे जल्दी ही मछली पकड़कर घर वापस नहीं आएंगे तो मैं खाने में क्या बनाऊंगी? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं उनके आने का इंतजार कर रही हूँ। वे आएंगे तभी तो मैं खाना बनाना शुरू करूंगी। आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। ये क्या, आपकी जाल तो खाली है। क्या आज आपको कोई मछली नहीं मिली? क्या बताऊं रानी तुम्हें, मैंने बहुत कोशिश की मछलियां पकड़ने की, लेकिन एक भी मछली आज हाथ नहीं लगी। आज शाम को फिर मैं मछलियां पकड़ने जाऊंगा। रानी फिलहाल अभी तुम खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ये आप क्या कह रही हैं? आपको एक भी मछली नहीं मिली और मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। मैंने कुछ भी नहीं बनाया है क्योंकि घर में खाने के लिए एक भी सब्जी नहीं है और सिर्फ रात का बचा हुआ खाना है। अगर आपको भूख लग रही है तो मैं आपके लिए वही खाना लगा दूं। हाँ रानी, मुझे बहुत भूख लगी है, रात वाला ही खाना लगा दो। शाम होते ही आज मैं फिर मछलियां पकड़ने जाऊंगा और आज शाम को मैं पक्का मछली वापस पकड़ कर लाऊंगा और फिर तुम रात में मछली बनाना। अभी मुझे खाना खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हे भगवान, आज मेरे जाल में कम से कम 2 मछलियां भी फंस जाए, क्योंकि घर में खाने को कुछ भी नहीं है और बिना मछलियां पकड़े मैं घर नहीं जा सकता। आज जब तक मछलियां नहीं पकड़ूंगा मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। आज मैं मछली पकड़ कर ही घर जाऊंगा, चाहे मुझे थोड़ी दूर ही क्यों न जाना पड़े, लेकिन मैं मछलियां पकड़ कर ही जाऊंगा। मोहन मछलियां पकड़ने के लिए बहुत देर तक नदी में ही रहता है और मछलियां फंसने का इंतजार करता है। तभी अचानक से मोहन देखता है कि सामने से एक पत्ते में एक बहुत सुंदर सी बच्ची आ रही है। मोहन चौंक सा जाता है। वे बच्ची बहते हुए मोहन के पास आ जाती है। मोहन की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मोहन से रहा नहीं गया और उसने तुरंत उस बच्ची को अपने गोद में उठा लिया। मोहन को ऐसा एहसास हुआ जैसे उसने अपनी संतान को गोद में लिया है। मोहन उस बच्ची को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसी नदी से एक भयानक चमक उठती है और तभी नदी से एक जलपरी बाहर आती है। ये सब देखकर मोहन चौंक जाता है और तभी जलपरी मोहन से कहती है, मैं एक जलपरी हूँ और जिस बच्ची को तुमने अपनी गोद में लिया है वे बच्ची मेरी है। ये मेरी बेटी है। मेरी बेटी जन्म से ही बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अभी मेरी बच्ची बहुत छोटी है, इसलिए उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना नहीं आएगा। और इस नदी में बहुत सारी दुष्ट जलपरियां हैं जो मेरी बेटी की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना चाहती हैं, और मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ कि अपनी बेटी की अभी रक्षा कर सकूं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ और मेरी बेटी का पालन पोषण करो। मेरी बेटी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे उसे अपनी शक्तियों का एहसास हो जाएगा और वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगेगी। इतना ही नहीं, मेरी बेटी की शक्तियों से बहुत लोगों की भलाई भी हो जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरी बेटी बड़ी ना हो जाए
वे अपनी शक्तियां पूरी तरह से इस्तेमाल करना ना सीख जाए, तब तक मुझे अपनी बेटी को इन दुष्ट परियों से दूर रखना होगा और मेरी बेटी का पालन पोषण तुम करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं है और तुम एक बहुत ही साफ दिल के इंसान हो। तुमने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है, इसलिए मैं अपनी बेटी को तुम्हें सौंप रही हूँ। मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह पालना और जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, इसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना आ जाएगा, तब तुम मेरी बेटी को मुझे दे देना। मैं जानती हूँ मोहन, तुम मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दोगे, इसलिए तो मैंने तुम्हें चुना है अपनी बेटी की परवरिश के लिए। आप परेशान मत होइए, आपकी बेटी आज से मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी को कभी भी किसी भी परेशानी में रहने नहीं दूंगा। इसे अपने सीने से लगा कर रखूंगा। मेरी बेटी को जो कुछ भी चाहिए होगा, मैं सब कुछ अपनी बेटी को दूंगा। आप नहीं जानती, आपने मुझे दुनिया की कितनी बड़ी खुशी दे दी है। मेरी पत्नी इस बच्ची को देखकर बहुत खुश हो जाएगी और वो अपनी बेटी से भी बढ़कर इसे प्यार करेगी। लेकिन जब मेरी बच्ची बड़ी हो जाएगी और इसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना आ जाएगा, तब मैं अपने आप आपकी बेटी को आपके पास पहुंचा दूंगा। आज से मेरी बेटी मेरे पास रहेगी, वो भी सही सलामत। मोहन, मेरी बेटी का ख्याल रखना। रानी, यह देखो मेरे हाथ में क्या है। ये क्या? आपकी गोद में एक बच्चा है। आप किसके बच्चे को उठा लाए हैं? उसकी माँ उसे ढूंढ रही होगी और आपके पास आपका जाल नहीं है। आप खाली हाथ घर वापस आ गए हैं। आज फिर आपको मछली नहीं मिली। और फिर मोहन रानी को सारी बात बताता है कि किस तरह से वह मछली पकड़ने के लिए नदी में था और उस वक्त ये बच्ची मोहन को मिली। रानी, यह एक राज की बात है। ये बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं है, बल्कि एक जलपरी की बेटी है। जलपरी ने खुद मुझे अपनी बेटी को मेरे हाथों में दिया है। जलपरी की बेटी जन्म से ही बहुत शक्तिशाली है और इसकी सुरक्षा के लिए जलपरी ने मुझे अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए चुना है। जलपरी की बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो इसे अपनी शक्तियों का एहसास हो जाएगा और यह अपनी शक्तियां इस्तेमाल करना जान जाएगी। उसके बाद जलपरी की बेटी को मैं जलपरी के पास पहुंचा दूंगा। यह हम दोनों के बीच बातचीत हुई है और यह राज सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगा। आप सच कह रहे हैं, ये बच्ची हमारे साथ रहेगी। आज से हम दोनों इस बच्ची के माँ बाप हैं। आप नहीं जानते, आप ये बात बोलकर मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी दे रहे हैं। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी गोद भी भरी रहे, लेकिन भगवान ने मुझे ये सुख नहीं दिया। लेकिन इस बच्ची को मैं अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी और बहुत लाड से प्यार करके बड़ा करूंगी। और फिर मोहन और रानी बच्ची को लेकर बहुत खुश रहने लगते हैं। रानी अब बच्ची का बहुत ख्याल रखती है। रानी और मोहन मिलकर बच्ची का नाम मेघा रखते हैं और इस तरह से रानी मेघा का खूब ख्याल रखती है। जब मेघा सोई रहती है, तभी रानी घर का सारा काम कर लेती है। एक दिन रानी कपड़े धोने के लिए तालाब गई थी। रानी, तुम बहुत दिनों के बाद तालाब के पास आई हो। इतने दिन से तुम कहाँ थी? मैं अकेली रोज इस तालाब से कपड़े धोकर जा रही थी। मैंने सोचा कि तुम किसी काम में बिजी होगी, लेकिन इतना भी तुम क्या व्यस्त थी जो बहुत दिनों बाद यहाँ आई हो? क्या बताऊं मीना तुम्हें, मैं अपने घर में इतनी व्यस्त रही कि घर के काम भी अच्छी तरह नहीं कर पा रही हूँ। मेरी बच्ची मुझे छोड़ती ही नहीं है। मुझे उसके पास ही रहना पड़ता है और मेरी बच्ची मुझे कोई काम ही नहीं करने देती।
इसलिए वह जब सोई हुई रहती है तभी मैं कोई काम कर पाती हूँ, और अभी भी वह सोई हुई है, इसलिए मैं कपड़े धोने के लिए आ गई। मैं ज्यादा देर नहीं करूंगी, मुझे जल्दी घर जाना होगा, नहीं तो वह कहीं उठ जाएगी तो रोने लगेगी। वैसे भी इसके पापा ज्यादा देर तक उसे चुप नहीं करा पाएंगे, मुझे जल्दी ही जाना होगा। रानी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे घर में तो कोई बच्चा नहीं था, और इतनी जल्दी तुम्हारे पास बच्चा कहाँ से आ गया? मीना, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें अभी ज्यादा बता नहीं सकती हूँ। और वैसे भी मेरे घर में पहले कोई संतान नहीं थी, लेकिन अब है। अब मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, और मुझे घर पर बहुत काम होते हैं। मैं तुमसे ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकती हूँ, मैं जा रही हूँ। सुनिए जी, आज जब मैं कपड़े धोने के लिए तालाब गई थी तो वहाँ मुझे मीना मिली थी। जब मीना को पता चला कि मेरे घर में एक बच्ची है तो वो मुझसे सवाल जवाब करने लगी। फिर मुझसे तरह तरह की बातें पूछने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसे क्या बताऊं, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि मैं अभी उससे ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, मेरे घर पर मेरी बच्ची इंतजार कर रही है। और फिर मैं घर आ गई। रानी, तुमने ठीक किया। अगर कोई भी हमारी बच्ची के बारे में तुमसे पूछता है तो उसे बस यही बताना कि यह हमारी बेटी है। जलपरी के रहस्य के बारे में कभी भी किसी को कुछ मत बोलना, नहीं तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है और हम उस मुसीबत से लड़ नहीं पाएंगे। आप सही कह रहे हैं, मैं ये बात कभी किसी के पास नहीं कहूंगी। ये राज आपका और जलपरी का है, ये सिर्फ आप दोनों ही जानते हैं। मैं कभी भी किसी को ये राज नहीं बताऊंगी। और जलपरी की बेटी हमारी बेटी है, यही सच है। क्या हुआ मीना, आज बहुत दिनों के बाद तुम मेरे घर आई हो? हाँ रानी, मैं बहुत दिनों के बाद तुम्हारे घर आई हूँ। मैं आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हारी बच्ची को देखना चाहती थी। मैं भी तो देखूं तुम्हारी बच्ची कैसी है। दो मुझे भी अपनी बच्ची को गोद लेने दो, मैं भी तो देखूं मेरी गोद में तुम्हारी बच्ची कैसी लगती है। और फिर मीना मेघा को अपनी गोद में ले लेती है। जैसे ही मेघा मीना की गोद में जाती है, मीना के चेहरे में जितने भी दाग धब्बे होते हैं वे सब तुरंत ठीक हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर मीना चौंक जाती है और रानी से कहती है, ये क्या रानी, तुम्हारी बेटी में तो अद्भुत चमत्कार है। जिस चेहरे के दाग को ठीक करने के लिए मैं कहां नहीं गई, कितने शहर के कितने डॉक्टरों को नहीं दिखाया, लेकिन कहीं पर भी मेरा दाग ये ठीक नहीं हो पाया। मैं एक जमींदार की पत्नी हूँ, मुझे पैसों की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि मेरे चेहरे का दाग कभी भी ठीक नहीं हो पाता था। और तुम्हारी बेटी को गोद में लेते ही मेरा ये दाग ठीक हो गया। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। तुम्हारी बेटी के अंदर लगता है कुछ अद्भुत शक्तियां हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं। रानी, तुम्हारी बेटी का जरूर कोई राज है जो तुम हम सबसे छुपा रही हो। बताओ वह राज क्या है? मीना, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा अंधविश्वास है, समझी? अब दो मेरी बेटी को मुझे वापस करो। और फिर रानी मीना से अपनी बेटी को वापस ले लेती है। लेकिन मीना ये समझ जाती है कि रानी की बेटी कोई साधारण बच्ची नहीं है, बल्कि उसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज है।
और फिर मीना अपने घर जाकर अपने पति को ये सारी बात बता देती है। मीना का पति गांव का जमींदार था, इसलिए अपने कुछ आदमियों को तुरंत मोहन के घर भेज देता है, मोहन और बच्ची को लाने के लिए। लेकिन जमींदार के लोग जब मोहन के पास पहुंचते हैं तो मोहन अपने घर में नहीं होता, क्योंकि मोहन अपनी बच्ची और पत्नी के साथ वह घर और गांव छोड़कर वहां से निकल जाता है। जमींदार के लोग घर जाकर जमींदार को बताते हैं कि मोहन अपने घर में नहीं है और वे गांव छोड़कर ही चला गया। ये बात सुनकर जमींदार को बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी ओर मोहन अपनी पत्नी और बेटी मेघा के साथ गांव छोड़कर भागे भागे दूसरे गांव में जाता है। मेघा के पापा, हम अपने गांव को छोड़कर तो आ गए, लेकिन इस गांव में तो हमारा कोई नहीं है। न हमारे पास घर है और ना इतने पैसे कि हम कहीं जाकर घर लेकर रहें। अब हम कहाँ जाएंगे? मेघा के पापा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ रानी, तुम सही कह रही हो। मेरे पास जो कुछ भी था हमारे पुराने घर में था। मछली पकड़ने का जाल और मेरा सब कुछ हमारे घर में था और हम उस घर को छोड़कर आ गए हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैं क्या काम करूंगा और मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें खाने को नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, हमारे पास घर नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन अपनी इस छोटी बेटी को मैं कहाँ रखूं? इसे मैं इस तरह से बाहर नहीं रख सकती, और इसे पीने के लिए दूध भी तो चाहिए। मैं ये सब कहाँ से लेकर आऊंगी? अपनी बच्ची के लिए तो हमें कुछ करना ही होगा। हे भगवान, अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए। इतना बोलकर मोहन और रानी बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक चमत्कार होता है। एक अजीब सी रोशनी झिलमिलाती हुई प्रकट होती है और वहाँ पर एक सुंदर सा छोटा सा घर आ जाता है। ये देखकर रानी और मोहन बहुत खुश होते हैं। ये सब क्या हो रहा है? हमारी मदद इस तरह से कौन कर रहा है जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा? आप बताइए ना, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अचानक से यहाँ पर घर कैसे प्रकट हो गया? मुझे डर लग रहा है जी। डरने वाली कोई बात नहीं है रानी, यह सब कुछ इस बच्ची का जादू है। जलपरी ने मुझे कहा था कि यह बच्ची बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे अपने जादू का इस्तेमाल करना अभी नहीं आया है। जलपरी ने मुझसे कहा था कि बच्ची का लालन पोषण करने में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जब जब मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, लेकिन हमारी बेटी मेघा के पालन पोषण में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। यह सब इस बच्ची की माँ का चमत्कार है। वही यह सब कुछ कर रही है अपनी बेटी के लिए, ताकि उनकी बेटी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और वह दुश्मनों के नजरों से बची हुई रहे। मेरी प्यारी बेटी मेघा, जैसे जैसे दिन बीता जा रहा है तुम मेरी जान बनती जा रही हो। तुम्हारे बिना मेरे लिए एक दिन भी बिताना मुश्किल होता जा रहा है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाएंगे और एक दिन तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हारी जलपरी माँ तुम्हें ले जाएगी। तब मैं अपने आप को कैसे संभालूंगी? कैसे मैं अपनी बेटी के बिना रह पाऊंगी? ये सोच सोच कर मेरा मन अभी से बैठे जा रहा है। मेरी बच्ची, तुम दूर जाओ, मैं ये सोच भी नहीं सकती हूँ। लेकिन उस पल को मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? ये सोचकर अभी से मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई है, कोई है, अंदर कोई है। मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कोई है इस गरीब बुढ़िया की, कोई मदद कर दो, कुछ खाने को दे दो।
रुकिए बूढ़ी माँ, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को ला देती हूँ। उस बूढ़ी माँ की हालत देखकर मैंने उन्हें कह तो दिया कि मैं तुम्हें खाने को कुछ ला देती हूँ, लेकिन इस घर में तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। मैं उसे खाने के लिए क्या दूं? अरे ये क्या, यहाँ तो खाना है। एक काम करती हूँ, उस बुढ़िया को बहुत भूख लगी है, उसे ये खाना खाने के लिए दे देती हूँ। इतना बोलकर रानी उस बुढ़िया के लिए वे खाना ले लेती है और उस बुढ़िया को खाने के लिए देती है, और फिर वो बुढ़िया उस खाने को खा लेती है। बुढ़िया रानी की गोद में बच्ची को देखकर बहुत खुश होती है और उस बच्ची को देखकर बुढ़िया को अपने पोते पोतियों की याद आ जाती है। तभी वह बुढ़िया रानी से कहती है, बेटी, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही सुंदर है। तुम्हारी बेटी को देखकर मुझे अपनी पोती पोतियों की याद आ गई। मेरे बेटे और बहू तो बच्चों को लेकर विदेश में रहते हैं और यहाँ पर मुझे भटकने के लिए अकेला छोड़ गए हैं। तुम्हारी बेटी को देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ गई। क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अपनी बेटी को मेरी गोद में खेलने के लिए मुझे दोगी? तुम्हारी बेटी को एक बार अपनी गोद में लेना चाहती हूँ। बुढ़िया की बात रानी मान लेती है और अपनी बेटी मेघा को बुढ़िया के गोद में दे देती है। बुढ़िया जैसे ही मेघा को अपनी गोद में लेती है, उसके शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं और ये चमत्कार देखकर बुढ़िया चौंक जाती है। तभी बुढ़िया रानी से कहती है, बेटी, ये तो चमत्कार हो गया। तुम्हारी बेटी को मैंने जैसे ही अपनी गोद में लिया, मेरे शरीर के सारे रोग और दर्द खत्म हो गए। मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। किसी तरह लोगों से खाना मांगकर अपना गुजारा कर लिया करती थी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद से काम कर अपने घर चले जा सकती हूँ। बेटी, तुम्हारी बेटी कोई साधारण बच्ची नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज है। बूढ़ी माँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, भगवान के लिए आप ये बात दोबारा मत कीजिएगा और गांव में किसी को भी इस राज के बारे में मत बताइएगा, नहीं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा और मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए आप इस राज को राज ही रखिएगा। अगर मेरी बेटी की वजह से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है तो आप किसी को भी मेरी बेटी का राज नहीं बताइएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। रानी बुढ़िया से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, लेकिन बुढ़िया के मन में लालच आ जाता है और वह उस वक्त वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और अपने घर जाकर अपनी बेटी को सारी सच्चाई बता देती है। क्या कह रही है माँ आप? अगर ये बात सच है तो आप नहीं जानती, हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। उस बच्ची को हम उसके घर से चुरा कर अपने घर ले आते हैं और उस बच्ची की शक्ति से हम लोगों की मदद करेंगे और लोगों से पैसे लेंगे और इस तरह हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। माँ, आज रात को ही हम दोनों उस बच्ची के घर जाते हैं और उस बच्ची को चुरा ले आते हैं। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। हम आज रात को ही अब उस घर में जाकर उस बच्ची को चुरा कर ले आएंगे। यही हमारे लिए सही रहेगा। और फिर रात हो जाती है और रात के समय बुढ़िया अपनी बेटी के साथ मोहन के घर जाती है और चुपके से उनके घर से मोहन की बेटी मेघा को चुराने की कोशिश करती है। बुढ़िया की बेटी जैसे ही मेघा को अपनी गोद में लेती है, मेघा का रंग काला हो जाता है और बुढ़िया ये देखकर हैरान हो जाती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटी, अभी इसी बच्ची को यहाँ पर छोड़ो और निकलो इस घर से। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है। चलो मेरे साथ जल्दी से। माँ, आप ये क्या कह रही हैं?
इतनी दूर आकर हम इस बच्ची को लेकर नहीं जाएं? नहीं, मैं इस बच्ची को लेकर जाऊंगी। बेटी, तुम समझ नहीं पा रही हो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। तुम्हारा पूरा चेहरा काला हो गया है। मेरे साथ अभी घर चलो और आईने में अपने चेहरे को देखो। ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? सब बर्बाद हो गया। लालच ने मेरे चेहरे को बर्बाद कर दिया। मैं उस बच्ची को और उसके माँ बाप को छोड़ूंगी नहीं। मैं राजा के पास जाकर उनकी शिकायत करूंगी। राजा खुद उन्हें सजा देंगे। महाराज, अनर्थ हो गया है। हमारे गांव में कुछ लोग आए हुए हैं। वे काला जादू जानते हैं और अपनी जादू से मेरे चेहरे की ये दशा कर दी है। महाराज, आप उन लोगों को बंदी बना लीजिए, नहीं तो गांव के लिए ठीक नहीं होगा। नहीं महाराज, मेरी बेटी आपसे झूठ बोल रही है। महाराज, दूसरे गांव से जो लोग अपनी बेटी के साथ हमारे गांव में रह रहे हैं, उनकी बेटी बहुत शक्तिशाली है और उनकी बेटी की वजह से मेरे शरीर के रोग दर्द सब दूर हो गए। जैसे ही मैंने उनकी बेटी को अपनी गोद में लिया, मेरी सारी परेशानियां ठीक हो गई। महाराज, ये राज उन्होंने मुझे किसी को नहीं बताने के लिए कहा था, लेकिन मैंने अपनी बेटी को बता दिया और मेरी बेटी के मन में लालच आ गया और ये लालच में उस बच्ची को उसके माँ बाप के यहाँ से चुराने गई थी, इसलिए इसका चेहरा काला हो गया। महाराज, वह लोग बहुत अच्छे हैं और वह गरीबों की मदद भी करते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ महाराज, जो कुछ भी कह रही हूँ मैं वह सच है। महारानी की तबीयत ठीक नहीं रहती और आपने बहुत से बड़े बड़े वैद्य को महारानी को दिखाया, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाई। महाराज, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप महारानी को उस बच्ची के पास ले जाइए। महारानी ठीक हो जाएगी। बुढ़िया की बातों में महाराज आ जाते हैं और अपने सैनिक को भेजकर मोहन और रानी को महल बुलाते हैं। मोहन और रानी अपनी बच्ची के साथ महल आते हैं, जहां महारानी मोहन और रानी की बेटी मेघा को अपनी गोद में ले लेती है। जैसे ही महारानी उस बच्ची को अपनी गोद में लेती है, महारानी की तबीयत ठीक हो जाती है और वो पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाती है। महाराज, ये तो सच में चमत्कार हो गया। मैं ठीक हो गई हूँ। महाराज, आप मुझे देख सकते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों की बच्ची की वजह से मुझे एक नया जीवन मिला है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैंने महारानी को ठीक करने के लिए बहुत बड़े बड़े वेद बुलाए, लेकिन महारानी ठीक नहीं हुई और आज तुम्हारी बेटी की वजह से महारानी ठीक हो गई है। इसलिए मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ कि तुम दोनों मेरे राज्य में बिना किसी डर के रह सकते हो और तुम दोनों और तुम्हारी बच्ची की रक्षा की जिम्मेदारी अब मेरे राज्य की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने इतनी कृपा की है तो एक कृपा और भी कर दीजिए। मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है और घर चलाने के लिए तो पैसों की जरूरत है ही। इसलिए आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। तो फिर ठीक है, आज से तुम मेरे यहाँ काम करोगे और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम यहाँ से ले जा सकते हो। और फिर मोहन महाराज के यहाँ काम करने लगता है और अपने छोटे से घर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और अब मेघा बड़ी हो जाती है।
माँ, मैं खेलने जा रही हूँ। मुझे खेलने का बहुत मन कर रहा है। मैं नदी में जाकर नाव चलाऊंगी। बेटा, तुम खेलने के लिए कहीं और भी तो जा सकती हो। तुम्हें सिर्फ नदी ही जाने का क्यों मन करता है? तुम्हें कोई कितनी बार कहा है, नदी मत जाया करो, वहाँ बहुत पानी है, कोई हादसा हो सकता है। मुझे डर लगता है बेटा। बेटा, तुम और बच्चों के साथ खेलो ना, तुम्हें नदी में जाने की क्या जरूरत है? माँ, आपने मुझे खाना खिलाया तो मैंने खाना खाया ना। मैं आपकी हर बात मानती हूँ, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे नदी में जाना बहुत अच्छा लगता है और वहाँ पर नाव चलाने में और भी ज्यादा अच्छा लगता है। माँ, मैं अभी जा रही हूँ और शाम होने से पहले वापस आ जाऊंगी। आप परेशान मत होइएगा। ठीक है मेरी जिद्दी बेटी, तुम खेलने जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम सिर्फ ऊपर से ही खेलना, पानी में मत जाना, नहीं तो फिर मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। और हाँ, समय से पहले घर वापस आ जाना। और हाँ, वहाँ पर किसी तरह का कोई जादू मत करना। ठीक है माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे कि आपको परेशानी हो। मेरी नाव कितने अच्छे पानी में तैर रही है। माँ को ना समझ में ही नहीं आता कि मुझे नदी के पास जाकर कितना अच्छा लगता है। अपनी नाव को तैरता देख मेघा बहुत खुश होती है, लेकिन तभी कागज का बना नाव पानी में डूबने लगता है। ये देखकर मेघा परेशान हो जाती है। ये क्या, मेरी नाव तो पानी में डूब रही है। नहीं, मैं अपनी नाव को पानी में डूबने नहीं दूंगी। मैं अभी अपनी नाव को पानी से बाहर निकालती हूँ। और फिर मेघा कागज के बने नाव को पानी से निकालने के लिए जाती है। तभी मेघा पानी में गिर जाती है। मुझे कोई बचाओ, मैं पानी में डूब रही हूँ, कोई मुझे बचाओ। तभी पानी में एक हाथ आता है और मेघा को पानी से बाहर निकाल देता है। मेघा ये देखकर हैरान हो जाती है, पानी में कोई नहीं है, फिर उसकी जान किसने बचाई? पानी में तो कोई नहीं है, फिर मेरी जान किसने बचाई? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इतना बोलकर मेघा वहां से चली जाती है। और अपने घर वापस जाकर अपनी माँ को सारी बात बता देती है। इसलिए ना मैं तुम्हें मना करती हूँ नदी के पास जाने के लिए, लेकिन तुम अपनी जिद के आगे मेरी एक नहीं सुनती हो। अब से मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हें खेलना है तो घर के बाहर खेलो, लेकिन नदी तुम्हें जाने नहीं मिलेगा। कहाँ है मेरी प्यारी बेटी मेघा? मैंने उसे देखा नहीं है रानी। बेटी मेघा कहाँ है? मुंह फुला के अपने रूम में बैठी हुई है। आपको नहीं पता आज कितना बड़ा हादसा हो जाता। मेरे मना करने के बाद भी ये नदी गई और वहाँ पर डूबते डूबते बची है। इसलिए आज मैंने उसे डांटा है और बाहर जाने से मना किया है। इसलिए मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठी हुई है। रानी, तुम्हें इतना भी मेघा को डांटने की जरूरत नहीं है। अभी वो बच्ची है और वो अभी नहीं खेलेगी तो कौन खेलेगा? बेटी मेघा, चलो मेरे साथ खाना खाने चलो। आज तुम्हारे पसंद का खाना तुम्हारी माँ ने बनाया है। चलो बेटी मेघा। पिताजी, माँ मुझे बिल्कुल भी खेलने नहीं देती। मेरा कितना मन करता है कि नदी के पास जाकर खेलने का, लेकिन माँ मुझे नदी के पास जाने ही नहीं देती है। पिताजी, मुझे नदी के पास जाना है। हाँ मेरी बेटी मेघा, तुम खाना खाने के बाद नदी के पास खेलने के लिए चली जाना। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अभी तुम खाना खा लो। ये क्या, खाने में माँ सिर्फ दाल रोटी बनाई है। मुझे पनीर रोटी खानी है, मुझे ये दाल रोटी नहीं खानी।
इतना बोलकर मेघा अपने जादू से वहाँ अपने मनपसंद के खाने को प्रकट करती है। ये देखकर मेघा की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो मेघा से कहती है, मेघा, मैंने तुम्हें मना किया है ना जादू दिखाने के लिए, फिर तुम वही काम क्यों करती हो जो काम करने के लिए तुम्हें मना करती हूँ? तुम वही काम करती हो। आज के बाद अगर तुमने जादू दिखाया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी जादू नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आप मुझसे नाराज मत होइए माँ। माँ, मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई हैं? माँ, क्या मैं बाकी बच्चों की तरह साधारण नहीं हूँ? माँ, बताइए ना, इसके पीछे क्या राज है? मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ क्यों हैं? बेटी मेघा, जब सही समय आ जाएगा तो हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। फिलहाल तुम इस राज को राज ही रहने दो। एक दिन मेघा अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी वहाँ एक दुष्ट जादूगरनी जा रही थी। तभी उस जादूगरनी की नजर मेघा पर पड़ती है। जादूगरनी अपनी शक्तियों से देख लेती है कि मेघा कोई साधारण बच्ची नहीं है, बल्कि एक जलपरी की बेटी है और वे बहुत शक्तिशाली है। ये देखकर जादूगरनी के मन में मेघा की शक्तियाँ छीनने का लालच उत्पन्न हो जाता है। हाँ, मैं तो इसकी शक्ति छीनकर और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। ये बच्ची बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी शक्तियाँ अगर मैं ले लूं, तो मैं इस दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। मैं आज ही इस बच्ची को उठाकर अपनी गुफा में ले जाऊंगी और इसे मारकर इसकी सारी शक्तियाँ छीन लूंगी। इतना बोलकर वह जादूगरनी एक बुढ़िया का रूप ले लेती है और मेघा के पास आती है। क्या हुआ बूढ़ी दादी, आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हें ही तो लेने आई हूँ। इतना बोलकर वह बुढ़िया अपनी जादूगरनी वाले रूप में आ जाती है और मेघा को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है। तभी मेघा जोर जोर से चिल्लाकर अपनी माँ को आवाज देती है, माँ, माँ, मुझे बचाइए, ये दुष्ट जादूगरनी मुझे ले जा रही है। माँ, छोड़ दो मेरी बच्ची को, दुष्ट जादूगरनी, छोड़ दो मेरी बच्ची को। जलपरी की बेटी, मैं तुम्हारी सच्चाई जान गई हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम एक जलपरी की बेटी हो और तुम्हारे पास बहुत शक्तियाँ हैं। आज रात को मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन लूंगी। हमारी बेटी यहाँ खेल रही थी और अचानक से एक जादूगरनी यहाँ आए और हमारी बेटी मेघा को अपने साथ उठाकर ले गई। आप कुछ कीजिए, कहीं से वो हमारी बेटी के साथ कुछ गलत ना कर दे। वो दुष्ट जादूगरनी हमारी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं अभी जलपरी के पास जाता हूँ और उन्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। अब वही उस दुष्ट जादूगरनी से अपनी बेटी को बचाने का रास्ता बताएंगी। इतना बोलकर मोहन उस नदी के पास जाता है जहाँ जलपरी मोहन को मिली थी। मोहन जलपरी को आवाज देता है। तभी वहाँ पर जलपरी प्रकट होती है। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मैंने सब कुछ देख लिया है। एक दुष्ट जादूगरनी ने मेरी बेटी को एक गुफा में छुपा कर रखा है। वे दुष्ट जादूगरनी आज रात को मेरी बेटी को मारना चाहती है, लेकिन उससे पहले तुम्हें वहां जाकर मेरी बेटी को बचाना है। ये लो, ये एक जादू का खंजर है। इस खंजर से
उस जादूगरनी के सीने में वार करना, वह चुड़ैल उसी वक्त वहां पर नष्ट हो जाएगी और फिर तुम मेरी बेटी को बचाकर सीधे यहीं ले आना। अब मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है और उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना आ गया है। अब वो मेरे साथ इस नदी में रहेगी, अपनी माँ के साथ। मोहन जलपरी से वह जादुई चाकू ले लेता है और वहां से उस गुफा के पास जाता है। जब मोहन गुफा के पास जाता है तो वह देखता है कि पिंजरे में उस दुष्ट जादूगरनी ने मेघा को कैद कर रखा है और खुद चैन से सो रही थी। तभी उसी समय इस बात का फायदा उठाकर मोहन उस जादूगरनी के सीने में वार कर देता है। ऐसा करते ही वह दुष्ट जादूगरनी उसी वक्त नष्ट हो जाती है और फिर मेघा अपने पिता से मिलकर बहुत खुश होती है। मेघा मोहन और रानी के साथ मेघा को जलपरी के पास पहुंचाने चला जाता है। बेटी मेघा, माना कि मैंने तुम्हें कभी जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम्हें पाला जरूर है। तुम्हारी माँ से ज्यादा बढ़कर मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है, इसलिए इस माँ को कभी मत भूलना। जब भी मेरी याद आए मुझे याद करना। बेटी मेघा, मैं तुम्हारे पास दौड़ी दौड़ी आ जाऊंगी। हाँ माँ, मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं आपको हमेशा याद करूंगी और जब मुझे आपकी याद आएगी मैं आपसे मिलने के लिए इसी नदी के पास आ जाऊंगी। और फिर जलपरी अपनी बेटी को वहां से ले जाती है और मेघा एक जलपरी बन जाती है और वो पानी के अंदर अपनी माँ जलपरी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।